वाकई में आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार जम्मू कश्मीर पर किसका कब्जा। जिस तरीके से गुपकार गठबंधन ने हुंकार भरी थी और उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी भी जबरदस्त तैयारियों के साथ मैदान में कूदी थी और इसी बीच कांग्रेस किस हद तक लोगों के दिलों में अपनी जगह बना पाने में कामयाब हो पाई है। हालांकि सुबह से ही मतगणना जारी है, रुझान एक एक करके सामने आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी को जो 2 सीटें हासिल हुई जिन पर बीजेपी ने जीत हासिल की, क्या मायने ऐसे में वहां पर भारतीय जनता पार्टी की इस जीत के, इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। अमित रैना कश्मीर मामलों के जानकार हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और यही नहीं, इनामुन नबी भी कश्मीर मामलों के जानकार हमारे साथ इस समय मौजूद है। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अमित रैना साहब, शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। यहाँ घाटी में 370 हटाए जाने के बाद और उसके बाद फिर जब से जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया, पहली बार चुनाव हुए। डीडीसी के चुनाव 8 चरणों में संपन्न कराए गए। 51% यहां पर मतदान देखा गया था। आज एक एक करके रुझान सामने आ रहे हैं। आप भली बाकी वाकिफ होंगे कि किस तरीके की किसकी क्या स्थिति है। फिलहाल क्या कहा जाए, इन रुझानों के मुताबिक गुपकार गठबंधन को भारतीय जनता पार्टी कितनी चुनौती देती हुई, कांटे की टक्कर या फिर एक तरफा मुकाबला आप यहां पर देख रहे हैं? अमित साहब देखिए, ये जो इलेक्शन है, गुपकार अलायंस, गुपकार गैंग बोल दीजिए, गुपकार अलायंस बोल दीजिए, वर्सेस भारतीय जनता पार्टी, तो 7 पार्टियों का गठबंधन एक पार्टी के खिलाफ। और ये वो 7 पार्टियां हैं जिसमें से 2 पार्टी अपने आप को नेचुरल क्लेमेंट टू पावर इन जम्मू कश्मीर मानती हैं, अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी का दावेदार कहती है, अपने आप को सबसे बड़ा जनप्रतिनिधि पार्टी कहती हैं। और आज उन्हें आवश्यकता पड़ गई कि 7 पार्टियों को मिलकर, और मैं 7 इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसमें कांग्रेस भी कहीं ना कहीं शामिल ही है, हाँ। 7 पार्टियों को मिलकर एक अलायंस बनाना पड़ा भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए। मैं साथ साथ ये भी कहूंगा कि ये इलेक्शन किसी भी एंगल से, किसी भी तरह से 370 को लेकर, 35 को लेकर ना कोई रेफरेंडम है, ना कोई व्यू पॉइंट है, क्योंकि ये इलेक्शन गुपकार अलायंस ने चाहे नेशनल मीडिया में कुछ भी कहा हो, हाँ। प्रेस में कुछ भी ये दिया हो, मगर उनके कैंडिडेट्स ने हर जगह जाकर बात अगर करी है तो सिर्फ डेवलपमेंट की करी है, क्योंकि उन्हें भी पता था कि 370 और 35A को लेकर बात करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में या तो लोग मान चुके हैं कि 370 और 35 वापस नहीं आएगा, और अधिकतर लोग खुश हैं। तो उन्हें भी पता था कि इस ढोल को लेकिन पीटने से ऐसे में कहीं फायदा गुपकार नहीं के होने उस वाला। प्रण का क्या, जिसमें उन्होंने कहा था कि हर हाल में यहाँ पर 370 की बहाली दोबारा से की जाएगी, ये बात तो जनता को कही गई थी ना, और ये बात कहीं ना कहीं जनता के मन में भी होगी ना। नहीं देखिए, आप ना भारत का मतदाता, ना जम्मू कश्मीर का मतदाता, कहीं का भी मतदाता इतना ना समझ नहीं है कि उसे पता है कि डीडीसी इलेक्शन और 370 की बहाली में कोई कनेक्शन नहीं है। उसे पता है कि डीडीसी इलेक्शन का जो इलेक्शन हो रहा है वो डेवलपमेंट पे हो रहा है। अगर आप इतने महीने से जो कवर हो रहा है, अगर आप डीडीसी इलेक्शन का जो देखें, पिछले दिनों से जो कवर हो रहा है, आप ठीक है। एक कैंडिडेट का मुझे वीडियो बाइट दिखा दीजिए जिसमें 370 की बात करी हो। हर कैंडिडेट ने किसी भी पार्टी से रहा हो, उसने 370 की बात करी है। मेरे लिए आज ये इंपॉर्टेंट नहीं कौन सी पार्टी विजयी रहेगी, कौन सी पार्टी सबसे अधिक वोट लाएगी। आज जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये है कि आज विजय अगर किसी की हुई तो जम्मू कश्मीर के लोगों की विजय हुई है, उनकी रिजॉल्व की विजय हुई है, उनका विश्वास जनतंत्र में, लोकतंत्र में है, ये उसकी विजय है। चलिए ठीक है अमित साहब, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ इनामुन नबी भी है। आपको क्या लगता है नबी साहब, ये जो टक्कर इस समय नजर आ रही है, क्या कुछ जनता के मन में चल रहा होगा मतदान के समय, और जो रुझान इस समय हमें तस्वीर दिखा रहे हैं, आपकी क्या राय है? मुझे लगता है कि जो अभी तक जो रिजल्ट हमारे पास आ रहे हैं, अभी पूरा डिक्लेयर तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ। इन आंकड़ों से पता ये चल रहा है कि कोई कांटे की टक्कर नहीं है, बल्कि जो पीपल्स अलायंस ऑन गुपकार डिक्लेरेशन है वो आगे बढ़ रही है। उनकी काफी सीटें पर वो लीड कर रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, जो आपने बात की है अभी डेवलपमेंट की, हाँ मैं इस बात पे एग्री करता हूँ कि लोगों ने यहाँ डेवलपमेंट के लिए वोट डाला है। उन्होंने उनके जो पार्लियामेंटेरियंस थे, दे फील लेट डाउन बाय दियर पार्लियामेंटेरियंस, जो उनकी असेंबली में रिप्रेजेंटेशन थी। यही वजह है कि आज पीएचडी के खिलाफ भी यहाँ पर कैंडिडेट खड़े हुए हैं और बीजेपी के खिलाफ भी कैंडिडेट खड़े हुए हैं। सबसे अहम बात यह है यहाँ पर कि कांग्रेस यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि एक तरफा मुकाबला है, गुपकार गठबंधन यहाँ पर सीधे तौर पर जनता के दिलों तक पहुंचते हुए?
लगता तो अभी तक वही है, जो हमारे पास आंकड़े सामने आ रहे हैं उससे यही पता चल रहा है कि गुपकार का गठबंधन जो है वो आगे चल रहा है। लेकिन बीजेपी की इन कोशिशों के बारे में आप क्या कहेंगे फिर? बीजेपी ने 2 सीटों पर जीत भी हासिल की, ऐसे में बीजेपी के लिए यहाँ पर खोने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन पाने के लिए पूरा आसमान था। उसी दिशा की तरफ बीजेपी भारतीय फिलहाल यहाँ पर आगे बढ़ती हुई, क्योंकि मनोबल काफी हद तक बढ़ेगा। मैडम, जब से बीजेपी इक़्तिदार में आई है तब से कश्मीर कश्मीर करके आई है। अब 2 डीडीसी सीटों पर आप 10 साल के बाद अगर आपने दो डीडीसी सीटें जीती है तो ये बड़ा कोई कमाल तो है नहीं। किसको आप बड़ा कमाल कहते हैं? आपकी सरकार सेंटर में भी है, आपका ही यहाँ पर गवर्नमेंट भी है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ऐसे में आप 2 ही सीटें लेते हैं, कहीं ना कहीं ये उन पर सवाल खड़ा करता है कि अगर आप कहते हैं कि लोग हमारे साथ चलिए, आपके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की इन 2 सीटों पर जीत कोई ज्यादा बड़ा तीर नहीं मारा गया है। चलिए ठीक है, अमित रैना साहब, आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 2 सीटों पर नहीं जीतती है। जो उनके सपोर्टेड कैंडिडेट्स हैं, अदर्स, जो मेरे पास लास्ट खबर थी 7 इंडिपेंडेंट जीते हुए, उसमें तकरीबन 7 के 7 बीजेपी सपोर्टेड है। वो अदर्स भी तो आपको बीजेपी में करना पड़ेगा। इसके अलावा आपने बिल्कुल सही कहा कि बीजेपी के पास खोने को कुछ नहीं था। आप अगर बीजेपी इतनी कमजोर पार्टी थी तो गैंग बनाने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी। कहीं ना कहीं बीजेपी का डर इस पूरे अलायंस को था। ये आज आप देखिए, जो शत्रु पार्टीज हैं वो मिलकर साथ आई हैं। 6 वो पार्टीज हैं जिनका आपस में कहीं पे भी कहीं विचारधारा नहीं मिलती है। पीडीपी और एनसी तो आपस में एक राइवल्स है स्टेट में, वो आज मिलकर आए हैं। तो कहीं ना कहीं आप कुछ भी कह लें इलेक्शन के बाद कि बीजेपी का कोई वजूद नहीं है, ये अलायंस ही बीजेपी को रोकने के लिए बनी थी। और अगर आप वोट परसेंटेज देखें, मैं सीटों की बात नहीं कर रहा हूं, अभी तक वैली में बीजेपी का वोट परसेंटेज कांग्रेस से आगे है। तो जो अलायंस के 7वां पार्टनर था उससे आगे चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का वोटिंग परसेंटेज। पीडीपी के युवा नेता फारिया साहब के कॉन्स्टिट्यूंसी में वो इलेक्शन जीत गए हैं अपने पुलवामा में। उनको चैलेंज देने वाला बीजेपी का कैंडिडेट था और किसी पार्टी का कैंडिडेट नहीं, तो नंबर 2 पे बीजेपी का कैंडिडेट था। तो इनरोड्स बीजेपी ने बिल्कुल मनाया है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि बीजेपी कोई कमाल करेगी कश्मीर वैली में। उसके बहुत कारण है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक स्ट्रांग पार्टी है कश्मीर वैली में, 100 साल पुरानी पार्टी है, डेडिकेटेड कार्डर है, लीडरशिप है, सिस्टम को अच्छी तरह से पहचानते हैं। तो बट बीजेपी का उसके बावजूद इतना अच्छा फेयर करना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनरोड्स बीजेपी ने बनाए हैं जरूर जम्मू। ठीक है, और नबी साहब, अगर आप बता पाए कि फिर क्या मजबूरी रही, क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी कि इन राइवलरी पार्टीज को एक साथ आगे आना पड़ा, अगर भारतीय जनता पार्टी की वहां पर कोई एग्जिस्टेंस नहीं थी तो? नबी साहब, आवाज मिल पा रही है? जी जी, पूछिए, क्या पूछ रहे थे आप? जिस तरीके से अमित रैना ने सवाल खड़ा किया, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की जीत ज्यादा बड़े आपके हिसाब से ना लग रही हो, लेकिन फिर राइवलरी पार्टीज को एक साथ आगे आकर क्यों आपस में गठबंधन करना पड़ा, आपस में ये लड़ाई लड़नी पड़ी? अगर भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर एग्जिस्टेंस बिल्कुल ना के बराबर थी तो फिर क्या उनके सामने जरूरत आन पड़ी थी, क्या मजबूरी आन पड़ी थी? देखिए, हम सबको ये पता है कि 370 के एब्रोगेशन होने के बाद ये जो पार्टियां थी ये यहाँ पर इररेलेवेंट हुई थी। चाहे वो एनसी हो, पीडीपी हो या कोई और हो, अपने आप को रेलेवेंट बनाने के लिए आई डोंट सब्सक्राइब विद द वे एंड द आइडियोलॉजी ऑफ द पीपल्स अलायंस, लेट मी मेक इट क्लियर। लेकिन मैं एज एन एनालिस्ट के बतौर ये बता रहा हूँ आपसे कि उन्होंने 370 के खात्मे के बाद अपने आप को रेलेवेंट बनाने के लिए ये पहल की। तो अगर आप सबसे बड़ी जीत, अगर आप बीजेपी का आपको परफॉर्मेंस और प्रोग्रेस देखनी है, फिर आप जम्मू से देख लीजिए। जम्मू में देख लीजिए कि उनकी परफॉर्मेंस और प्रोग्रेस क्या है। अगर वहां वो कुछ अच्छा करती है, अच्छे नंबर से आगे बढ़ती है, दैट मीन्स कि पीपल हैव एक्सेप्टेड दैट। लेकिन अगर वो पीछे चली जाती है तो फिर हमारे पास उनकी प्रोग्रेस का नतीजा भी है। एक बात। दूसरी बात, जो इन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी को कोई मॉरल राइट बनता है कि इनके खिलाफ बोलने का। क्योंकि आपको याद होगा 2014 में जब इलेक्शन रैली स्टार्ट हुई किश्तवाड़ से, तो ये कहा गया कि बाप बेटे की सरकार से हम आपको नजात दिलाएंगे, बाप बेटी की सरकार से नजात दिलाएंगे। लेकिन बाद में हमें ये पता चला कि ये एक बड़ी पार्टी बाप बेटी के गोद में ही जाकर उनके पास ही जा गिरी। लेकिन बाप बेटी को ही नहीं, ताया जी भी आया, मामा जी भी आया,
चाचा जी भी आया, भाई साहब को मुंबई से भी लाया। कहीं ना कहीं कश्मीरी लोगों को ये लग रहा था कि इन लोगों ने हमें लेट डाउन किया है, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो। यही वजह है कि सबसे ज्यादा कैंडिडेट जो है आज हमारे पास इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सामने आए, चाहे वो जीते ना जीते, लेकिन इन दो, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। चाहे वो ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीतते हैं या नहीं जीतते, लेकिन इन बड़े दो खानदानों के मुकाबले में खड़ा होना आप खुद ब खुद एक बड़ी बात है और उनकी जीत है। अमित रैना साहब, बीजेपी का 2 सीटों पर कब्जा, बलहामा से एजाज हुसैन और तुलैल सीट से अयाज खान आके, इन दोनों सीटों का क्या और कितना महत्व आप मानते हैं? पार्टी जीत चुकी है तो तकरीबन अब 3 सीटों की बात हो गई है। देखिए, मुझे आप मेरे को मेरे एनालिसिस में भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई भी गेन कश्मीर वैली में एक पॉजिटिव गेन है, क्योंकि पार्टी का अगर आप 2014 का इलेक्शन रिकॉर्ड देख लें या 2019 का पार्लियामेंट इलेक्शन रिकॉर्ड देख लें, 2014 के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर के हर कॉन्स्टिट्यूंसी से जमानत लूज करी थी, एक कॉन्स्टिट्यूंसी हब्बा बदल को छोड़कर। 2019 में भी उन्होंने कोई ज्यादा कमाल कश्मीर वैली में किया नहीं। अगर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी एक चैलेंज बनकर उभरती है कश्मीर वैली में, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा ही पॉजिटिव स्टेप। मगर साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चैलेंज भी है। वो चैलेंज ये है कि पिछले 15 महीने में जब से 370 हटा है, या उससे पहले भी जब सरकार महबूबा जी की बर्खास्त करी गई थी, उसके बाद नौकरशाही ने स्टेट को संभाला है और लोगों को जो रिलीफ मिलता है, लोगों के जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं सरकार से, वो कहीं ना कहीं नौकरशाही पूरा नहीं कर पा रही है। ठीक है। और नौकरशाही का एरोगेंस, नौकरशाही का लोगों से डिस्कनेक्ट बड़ा ही एक कारण रहा है भारतीय जनता पार्टी की नाराजगी से, भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी को लेकर। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी काफी नाराज थे इस बात को लेकर। तो उसका इम्पैक्ट भी भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं मिलेगा, दिखेगा, क्योंकि सरकार उनकी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर उनके द्वारा अपॉइंट किया गया है। तो अब ये जो डीडीसी का इलेक्शन, किसी भी तरह का कोई भी गेन है यहाँ पर पॉजिटिव ही दिखा रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, सकारात्मक ही दर्शा रहा है। चलिए ठीक है, ठीक है। नबी साहब, बलहामा से एजाज हुसैन ने जीत हासिल की और सीधा सीधा क्रेडिट पीएम नरेंद्र मोदी को दे दिया। जश्न की तस्वीरें भी हमने अभी दर्शकों को दिखाई। ऐसे में आपको क्या लगता है? आप कह रहे थे कि भाई ये डीडीसी चुनाव है, डेवलपमेंट से रिलेटेड है, जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं या फिर 370 है, इसका बिल्कुल भी कोई भी लेना देना यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि होगा जनता के जहन में इसके संबंध में। लेकिन फिलहाल फिर ये जीत क्या दर्शाता है और पीएम नरेंद्र मोदी को क्रेडिट क्या दर्शाता है? नबी साहब, देखिए आप अगर दो प्रोविंस में 40 डिस्ट्रिक्टों में इतनी डीडीसी सीट्स में 2 सीटें लेती है, आप इसको कौन सा कमाल कहते हैं जनाब? मैं ये समझने से चाहती हूँ, आप ये क्यों नहीं, मैडम आप ये क्यों नहीं कह रहे? सबसे मेरी बात सुनिए मैडम, मेरी बात सुनिए, आप ये क्यों नहीं कहते कि एनसी, पीडीपी, कांग्रेस, बीजेपी को से हटकर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स आगे जा रहे हैं? सबसे ज्यादा उनकी है, उनकी तादाद है। भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस है जिनके खिलाफ 7 पार्टीज के खिलाफ बीजेपी, ये जो कौन सी 7 पार्टी? They had been part and parcel of, they had been in alliance with those parties. इनके पास, बीजेपी के पास कोई मॉरल राइट ही नहीं बनता है एनसी पीडीपी के खिलाफ या पीपल्स कॉन्फ्रेंस के खिलाफ बोलने के लिए, क्योंकि एनसी के साथ वो एनडीए फर्स्ट में रहे, परसों तक वो पीडीपी के साथ रहे, सजा साहब मोदी जी को बड़े भाई से। भारतीय जनता पार्टी में बेशक से 2 सीटों पर ही सही, अगर लोगों ने विश्वास जताया है, उन्हें जीत हासिल कराई है, उन्हें वोट दिए हैं, तो ये जनता का मैंडेट ही तो है। जनता यानी कि परिवर्तन चाह रही थी वहां पर, और इसलिए उन्होंने मैं जनता की मैंडेट की ही बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जनता के मैंडेट ने ये बड़ा क्लियर कर दिया कि उनको यहाँ की रीजनल पार्टीज, उनको नेशनल पार्टीज पर भरोसा नहीं है। यही वजह है कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की सबसे तादाद बढ़ रही है। चलिए ठीक है, ऐसे में मेरे पास समय की थोड़ी कमी है। नबी साहब, आपसे फाइनल कमेंट चाहूंगी, जम्मू कश्मीर किसका होगा? 10 सेकंड आपके पास। जी सॉरी, फाइनल कमेंट चाहूंगी आपका, जम्मू कश्मीर किसका होगा? जम्मू कश्मीर पर किसका कब्जा होगा? क्योंकि फिलहाल जम्मू कश्मीर लोगों का है। आपको क्या लगता है?
मैडम इसमें दो राय नहीं है। जम्मू कश्मीर के लोगों का है, चाहे वो कोई किसी भी पार्टी का हो। जम्मू कश्मीर के लोगों का है। और यहाँ पर आज क्लियर हुआ है कि लोगों को यहाँ की रिवायती पार्टियों पर भरोसा हट चुका है। यही वजह है कि अदर जो है इंडिपेंडेंट नंबर जो है वो काफी बढ़ रहा है। उनको कांग्रेस, उनको बीजेपी, उनको एनसी, उनको पीडीपी पर से भरोसा उठकर इंडिपेंडेंट्स की कैंडिडेट्स की जीत हो रही है। वो एक क्लियर मैंडेट और क्लियर आवाज। चलिए ठीक है, अमित रैना आपको क्या लग रहा है? नहीं, देखिए जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं कहीं ना कहीं या तो बीजेपी सपोर्टेड रहे हैं या अमित रैना मेरे पास समय की कमी है, आपसे फाइनल कमेंट चाहूंगी। आपको क्या लग रहा है? अभी फिलहाल रुझान चल रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे नतीजे स्पष्ट होते चले जाएंगे, किसकी जीत यहाँ पर होती हुई, जम्मू कश्मीर पर किसका कब्जा जमता हुआ? नहीं, देखिए जम्मू रीजन में कब्जा रहेगा भारतीय जनता पार्टी का। और कश्मीर में जो पार्टी सबसे ज्यादा वोट लेके जाएगी, सीटें लेकर जाएगी, वो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस होगी। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी बनता। चलिए, आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अपनी अपनी राय रखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।